हम सभी जानते हैं कि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी आज़ादी, यानी उसकी स्वतंत्रता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी बहुत से लोग मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान का एक खास कार्यक्रम, जहां हम बात करेंगे बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के बारे में। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सेक्रेटरी रालसा रश्मि नवल जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको बता दें कि मैम इस विषय पर गहरी समझ रखती हैं, तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि अब चूँकि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी, जिसे हम फोर्स्ड लेबर भी कहते हैं, एक बहुत ही गंभीर विषय है, तो दर्शकों को बताइए कि थोड़ा कि यह होता क्या है और जो आम मजदूरी है यह उससे कितना अलग होता है। बंधुआ मजदूरी जो है वह, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल गंभीर और संवेदनशील समस्या है आज के समाज की। इसमें एक परिवार के वयस्क पुरुष से लेकर पूरा परिवार भी सम्मिलित हो सकता है। तो परिवार, जो बंधुआ मजदूरी है, वह एक ऐसी जबरन श्रम की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति किसी अग्रिम जो उसने राशि प्राप्त की है या कोई ऋण लिया है, उसके बदले वह श्रम करता है, अपना मजदूरी करता है, जिसके बदले में उसे न्यूनतम से भी कम नाम मात्र एक वेतन मिलता है या फिर वेतन भी नहीं दिया जाता। और यह अनिश्चित काल अवधि के लिए भी हो सकता है, एक निश्चित अवधि के लिए भी हो सकता है। इसकी जो 4 विशेषताएं हैं वो ये हैं कि पहला, ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चला जाता है, क्योंकि ऋण को चुकाने के लिए होता है। अगर एक पीढ़ी इसको नहीं चुका पाई है तो उसके बच्चे जो होते हैं, परिवार में आने वाले जो आगे की पीढ़ी होती है, उसको भी चुकाना पड़ता है। दूसरा इसमें यह भी है कि इसमें शोषण किस प्रकार आता है। वो इस प्रकार आता है कि जब ऋण लिया तो उसमें जानबूझकर ब्याज जोड़कर, बहुत सारी चीज़ें जोड़कर उस ऋण को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि किसी एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के व्यक्ति के लिए, किसी एक ऐसे आर्थिक रूप से असक्षम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है उसे चुकाना। और बंधुआ मजदूरी में उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है कि वो अपनी मर्जी से अपनी मजदूरी का कार्य बदल दे या कभी भी चला जाए। कई बार इसमें संपत्ति गिरवी भी रख दी जाती है, तो वो अपनी संपत्ति के डर से और बहुत सारे ऐसे कई डर होते हैं जिसकी वजह से वो उसको छोड़ नहीं पाता, अग्रिम वेतन की वजह से, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। ये आम मजदूरी में और बंधुआ मजदूरी में जो मुख्य अंतर है वो यह है कि एक तो उसमें जो मजदूर है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसकी इच्छा, दूसरा है उसकी स्वतंत्रता, और तीसरा है जो अनुबंध की प्रकृति है। जो काम करवाते हैं ठेकेदार होते हैं और जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो मजदूर है, उसके बीच में क्या अनुबंध हुआ है। मुख्य अंतर यह है, जो बंधुआ मजदूरी है वो वैध नहीं है, अबॉलिश की जा चुकी है। और जो आम मजदूरी है उसमें स्वतंत्रता होती है एक व्यक्ति के पास, वो स्वेच्छा से करता है, उसको वेतन मिलता है, समय पर वेतन मिलता है। जबकि हमने जैसा अभी कहा, बंधुआ मजदूरी में हो सकता है उसको कोई वेतन ही ना दिया जाए, या जैसा हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट कहता है 1948, उसको न्यूनतम वेज भी नहीं दिया जाता। मैम, इसमें हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि क्या आज के समय में भी इस तरह की समस्या होती है क्या? जी बिल्कुल है। इसके रूप बदल सकते हैं जी। इनविजिबल स्लेवरी हो सकती है, जैसे कि इसको अलग अलग फील्ड बदल सकती है, बट बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मैम, आपने बताया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये चलता रहता है, तो ऐसे क्या ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं जिसमें जनरेशन्स जो हैं वो उसमें शामिल हैं? नहीं, ये ऐसा एक प्रकार भी हो सकता है। हमने ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी ये देखा जाता है, बट ऐसा भी होता है। तो क्या मैम, जो ये वाली बंधुआ मजदूरी है, ये खेतों तक ही सीमित है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स या किस रूप में हमें दिखाई देती है? बिल्कुल, अगर हम देखें, अगर हम बिल्कुल प्राचीन भारत में जाएंगे तो इसकी शुरुआत पे अगर हम नज़र डालें तो शुरुआत में केवल जैसे सामाजिक या धार्मिक व्यवस्थाओं के चलते, जैसे कि पहले ऊंची और निम्न जातियों में समाज को बांटा गया था कथित। तो उसमें जो निम्न जाति के व्यक्ति थे, वो उच्च जो वर्ग थे उनके यहाँ जाकर काम करते थे, करना पड़ता था। वो प्राचीन भारत की बात थी। उसी में ही अगर किसी ने ऋण लिया तो ऐसा होता था, ऋण लेने के बदले उसके परिवार का सदस्य कहीं जाकर उन जो भी व्यक्ति होते थे उनके जाकर काम करता था। तो ये प्राचीन भारत में रहा। उसके बाद हमारा ब्रिटिश शासन आया, कॉलोनियल पीरियड आया। उस टाइम पे ऐसा हुआ, भू राजस्व व्यवस्थाएं आ गई। तो किसान, तब ये किसान और खेतों से सीमित मतलब तक आया। वहाँ पर किसान को अपना कर या लगान चुकाने के लिए देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था।
और जब वो नहीं चुका पाता था तो उसको मजबूरन साहूकारों से बहुत हाई रेट पे बहुत हाई दरों पर, ऊंची दरों पर ऋण लेना पड़ता था, जिसको जाहिर सी बात है नहीं चुका पाता था। कोई आपदा आ गई, कभी सूखा पड़ गया, क्योंकि उस टाइम खेती डिपेंडेंट थी। तो जब वो नहीं चुका पाता था तो वो फंस जाता था, उस चक्र में फंस जाता था। वो काम करता था, उसके परिवार के सदस्य काम करते थे, आने वाली जनरेशन्स काम करती थी। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारा जो अधिनियम है 1976 का, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, उसके तहत ये बिल्कुल बंद कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया कि ये बिल्कुल अवैध है, बंधुआ मजदूरी बिल्कुल अवैध है। इस अधिनियम के लागू होते ही तत्काल प्रभाव से जो भी बंधुआ मजदूर थे उनके ऋण माफ़ कर दिए गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ रिलीज़ करवा दी गई, और उस ऋण की वसूली के लिए कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। ये उसमें प्रावधान किया गया। तो आज के समय पे जैसा आपने बोला, अगर हम देखें तो खेतों से बढ़कर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ईंट भट्टे जो होते हैं, ईंट के भट्टे जो होते हैं, खनन जहाँ पर होता है। दूसरा डोमेस्टिक हम देखते हैं हमारे आसपास पड़ोस में कई परिवार हैं जो बाहर से आते हैं और काम करते हैं, तो वहाँ तक भी है वो। अब इनविजिबल स्लेवरी हमने इसलिए बोला क्योंकि वो दिख नहीं रहा है कि वो मजदूरी, पर वो उसमें इन्वॉल्व होता है। जिसका मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया बंधुआ मजदूरी जो है वो या तो किसी अग्रिम राशि या फिर ऋण के रूप में होता है, पर इसका दूसरा रूप यह भी है कि जैसे आपने किसी को काम पे रख लिया, उसके बाद में आप उसको 1 महीने का वेतन या तो कम देते हैं या नहीं देते कि आपको दे दिया जाएगा। फिर वो दूसरे महीने भी काम करता है, फिर आपने थोड़ा काट के उसको वेतन दे दिया, तो वो बंध जाता है कि उसको एक आस रहती है कि मुझे वेतन मिल जाएगा, उसको लेने के लिए भी वो बंधा रहता है। ये भी एक तरह की आज के टाइम की एक बंधुआ मजदूरी है। जी, तो मैम क्या ये गाँव तक ही सीमित है या फिर अब शहरों में भी होने लग गया है इस तरह से? बिल्कुल, गाँव से बाहर आकर शहरों में इसलिए आया है क्योंकि शहर में गाँव में ज़रूरत पड़ी। एक गांव में दिखाया जाता है कि आपको एक अच्छे जीवन की चाह के लिए, कमाई के स्रोत के लिए, इसका मुख्य कारण यह भी है कि जैसे गांव में निरक्षरता है, साक्षरता उतनी नहीं है, पढ़ाई उतनी नहीं है, एजुकेशन उतनी नहीं है, तो कौशल प्रशिक्षण नहीं होता है। तो जो व्यक्ति होता है, घर का मुखिया जो होता है, वो कमाने के लिए बहुत ईजी एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है, तो बहुत जल्दी अलौर हो जाता है, बहुत जल्दी वो बाहर आके काम करना चाहता है, इजी एम्प्लॉयमेंट में आना चाहता है। तो वो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं हमारी, ये जो ईंट के भट्टे होते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार आ जाता है, प्रवासी मजदूर होते हैं हमारे यहाँ पे, जो गांव से भी आते हैं विशेष स्थानों पर, सिटीज़ में, और दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं। मैम, फोर्स्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी में ज़्यादातर जो शिकार होते हैं इस समस्या के, तो क्या वो बच्चे होते हैं या बुजुर्ग या फिर महिलाएं? देखिए, अगर हम बात करें, महिलाएं और बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो इजी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चूड़ी के कारखानों की या कॉटन के जो खेती होती है वहाँ की, तो वहाँ पर क्या होता है, कॉटन की खेती के लिए बच्चों की हाइट मैटर करती है, और दूसरा बच्चों की जो फिंगर्स होती हैं वो बहुत जल्दी काम करती हैं, छोटी होती हैं, तो वो कॉटन को नुकसान नहीं पहुँचाती, तो वहाँ उस सेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है। चूड़ी के कारखानों में भी उनको छोटे हाथों की, स्किल्ड हाथों की ज़रूरत होती है, तो बहुत इसलिए वहाँ पर होता है। महिलाएं हैं, महिलाएं पुरुष, जैसे मैंने कहा कि पूरा का पूरा परिवार भी आ जाता है, डिपेंडेंसी है, तो बिल्कुल। मैम, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी की बात करें तो ये आपस में किस तरह से जुड़ा हुआ है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी? जी बिल्कुल, ये जो मानव तस्करी है उसको अगर हम परिभाषित करें तो मानव तस्करी ये है कि या तो आप धोखे से या फिर किसी अच्छे जीवन की चाह देकर या अच्छी नौकरी की चाह देकर हम उसको किसी एक व्यक्ति को या ज़बरदस्ती भी, अपहरण से भी हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, उसकी जो नेटिव प्लेस है उससे इतना दूर ले जाते हैं, और वहाँ हम उसको कुछ अग्रिम भुगतान भी दे देते हैं। तो जब उसको दे दिया जाता है तो उस लालच में चला जाता है, फिर उसकी रहने और खाने के नाम पर उसको जोड़कर कि हमने आपको ऋण दिया था, वो जो आपको अग्रिम राशि दी थी उसमें आपका रहना खाना भी सम्मिलित था, तो पहले आप उसे चुकाइए। तो वो इतना उस चक्कर में इतना फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये एक परिणाम है मानव तस्करी का। मानव तस्करी के एक जैसे कई और भी परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि यौन शोषण होता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है, उनमें से एक परिणाम बंधुआ मजदूरी भी है। मैम, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें सरोगेसी के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल्कुल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत
वाइड वो है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें जिसमें एक आपने बताया यौन शोषण देह व्यापार के लिए लिया जाता है, और जैसे कि आपने कहा आज के टाइम पे जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं वैसे वैसे उस हिसाब से ये भी एक्सपैंड हो रहा है। यानी हम जो चीज़ सोच नहीं सकते वो भी इसमें शामिल है। बिल्कुल जी। तो मैम बच्चों का आपने जिक्र किया, जो उनकी हाइट है और जो हाथ उनकी उंगलियां हैं, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गांव के होते होंगे और इसमें शामिल होते होंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। इस चक्र में जो फंसने का जो मुख्य कारण हम मान सकते हैं वो है आर्थिक और सामाजिक परिवेश। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से स्रोत ढूंढेगा। बिल्कुल। तो उसमें पूरा परिवार ही होगा। जहाँ तक है मुख्य जो पुरुष है वो जाता है, उसके साथ परिवार के बच्चे भी चले जाते हैं। और जैसा कि हम मानते हैं कि बच्चे जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा कमाई के हाथ होंगे, तो वो बच्चों को बेचते हैं, ईंट भट्टों पे भी बेचते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि पीढ़ी पे भी ट्रांसफ़र होती है ये चीज़ें, कि ऋण नहीं चुकाया तो ठीक है, एक पीढ़ी चलेगी तो दूसरी चुकाएगी। तो इसलिए बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ईजी लेबर होते हैं, ईजी मिल जाते हैं, कम वेज में भी काम कर लेंगे। उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या चाहिए, उनको बेसिक एक सुबह शाम का खाना चाहिए, तो वो बहुत इजीली आ जाते हैं। मैम इसके लिए हमारे देश में इसके खिलाफ कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? आज के दौर में कौन कौन से कानून हैं? देखिए जो मेन जो इसका कानून है वो जो मैंने आपको बताया कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो 1976 का है वो तो है ही। इसमें एक योजना भी है, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 जो 2021 में अमेंड भी हुई, लेकिन उसमें 2016 की जो प्रावधान है उन्हीं को अधिकांश को अभी जारी रखा गया है। उसमें वो भी है जो पुनर्वास में हेल्प करता है। अगर हम बात करें तो अगर हम किसी व्यक्ति को जब पहचान करके हम उसको बंधुआ मजदूरी से हटाते हैं तो सिर्फ एक आर्थिक सहायता ही उसके लिए पूरी नहीं होती है, उसको वापस जोड़ना, किस तरीके से हम उसको जोड़ें समाज में ताकि वो उस चक्र में वापस ना फंसे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस योजना के तहत मैं आपको विस्तार में थोड़ा बताना चाहूँगी। इस योजना के तहत ये होता है कि कोई भी जो वयस्क पुरुष है उसको 1 लाख तक की कॉम्पनसेशन दी जाती है अगर वो बंधुआ मजदूरी से उसको छुड़ाया जाता है तो। ठीक है। 1 लाख तक की होती है, 1 लाख की दी जाती है। दूसरा होता है विशेष जो विशेष वर्ग होता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनको इनसे भीख मांगने वाले गिरोह से छुड़ाया जाता है, उनको 2 लाख तक की जो है कॉम्पनसेशन राशि दी जाती है। तीसरा होता है जो अत्यधिक शोषण का शिकार होते हैं, जैसे कि यौन शोषण का शिकार होते हैं, बच्चे होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, दिव्यांग होते हैं, अगर वो हैं तो उनको 3 लाख तक का होता है राशि का कॉम्पनसेशन देती है सरकार जी। इसमें भी ये है कि जो विशेष वर्ग है जो हमने बात करी जिनको 2 लाख का कॉम्पनसेशन दिया जाता है, इनको एक एनुअल स्कीम में भी ले लिया जाता है कि उनमें से लगभग 1.25 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए जाते हैं, ताकि जब वो वहाँ से विड्रॉ हो गया, हमने ले लिया उसको, बंधुआ मजदूरी से उसको मुक्त करा दिया, तो फिर वो क्या करेगा आगे, तो उसको हम जोड़ते भी हैं, उसको रोजगार से भी जोड़ते हैं। उसको हम जैसे कि मनरेगा है, सरकार मनरेगा योजना है, किसी न किसी रोजगार से जोड़ दिया जाता है ताकि वो वापस उसकी तरफ ना जाए और उसको आगे की सहायता भी प्राप्त होती रहे। इसी प्रकार जो जिनका अत्यधिक शोषण हुआ होता है उनके लिए भी लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि उनके अकाउंट में जमा करा दी जाती है उस बाकी हेल्प के साथ साथ, ताकि वो उससे उभर भी पाए और आगे अपना जीवन यापन भी कर पाए। जी मैम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी की बात करें तो जो इसमें शामिल है, इसका जो शिकार बन रहे हैं, उन लोगों की पहचान, बच्चों की पहचान किस तरह से की जाती है? देखिए जो जिला प्रशासन है बेसिकली वो इस विजिलेंस कमिटीज़ बनी हुई हैं ज़िले में, तो ये इसी एक्ट के तहत ही बनी हुई हैं। तो जिला प्रशासन और रालसा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो राज्य स्तर पर है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो जिला स्तर पर है और तालुक विधिक सेवा समिति जो है वो तालुका स्तर तक है। ये लोग आपस में तालमेल बिठाकर पहचान करते हैं, पहचान के बाद उसको रेस्क्यू करना, रेस्क्यू करने के बाद उसको रिहैबिलिटेट करना, पुनर्वास करना उसका जी, ये उसमें सम्मिलित होता है। मैम आपने रालसा का जिक्र किया, तो जो हम सिर्फ रालसा की जो भूमिका है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, उसकी भूमिका क्या रहती है और वो किस तरह से इस मुद्दे पर काम करती है? जी, अगर हम भूमिका की बात करें तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति जो तालुका स्तर तक है, ये एक ब्रिज की तरह, एक सेतु की तरह काम करता है पीड़ित और
उसको दिए जाने वाले न्याय और जो सरकारी स्कीम्स हैं उन तक पहुंचाने में तो अहम भूमिका होती है। हम लोग जो हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा साहब, उनके मार्गदर्शन में और हमारे जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके मेंबर सेक्रेटरी हैं श्री हरिओम अत्री साहब, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशों में हम अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, कैंपेन्स होते हैं। हमारा एक एक्शन प्लान होता है जो साल भर के लिए रन करता है। उसमें जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, तालुका विधिक सेवा समिति हैं, वो विशेष दिवसों पे विशेष कैंपेन, जैसे कि अगर हम बात करें ईंट भट्टों की, तो जो हमारी टीम है जो जिला स्तर पर काम करती है वो वहाँ जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाके जागरूकता भी फैलाते हैं और अगर पहचान हो जाती है तो जाहिर सी बात है जिला प्रशासन के सहयोग से उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। तो वो निशुल्क कानूनी सहायता जो है वो शुरू से आखिर तक, जब तक कि वो पूरी तरीके से उसको न्याय ना मिल जाए, उसको उस सरकारी स्कीम का या उससे बाहर ना आ जाए, तब तक के लिए होती है। यानी निशुल्क में उन्हें जो वकील है उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल, जो निशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाता है उसका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है ताकि कोर्ट में उसको सलाह दी जाती है। उसकी कोर्ट फीस से लेकर जो अन्य दस्तावेजी खर्चे होते हैं वो रालसा डालसा जो DLSA हैं, TLSCs जो तालुका लेवल पर हैं, वो उठाती हैं, वो बेयर करती हैं। मैम, तो हम जब इनकी पहचान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़े से डरे हुए भी होते होंगे, तो इस तरह की कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? क्या वो खुलकर बात करते हैं या नहीं? बिल्कुल, उनको आपको पहचानना पड़ेगा। उनको इस तरीके से डराया धमकाया जाता है या उनको एक डर होता है कि उनके पास हमारी ज़मीन गिरवी है या उनके कोई गहने होंगे वो गिरवी होंगे, तो वो उसको छोड़ के जाना भी प्रेफर नहीं करते। तो उस परिस्थिति में एक और इसमें एक जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि उनको जब तक मुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलता तब तक उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। तो जब इनकी हमारे जो हर ज़िले में, हर तालुका पर हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, ये गांव-गांव में जाते हैं, ये देखते हैं कि ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसे ऐसी सहायता की आवश्यकता है। पैरालीगल वॉलंटियर्स जिन्हें हम अधिकार मित्र भी कहते हैं जी, ये लोग जाते हैं, ये देखते हैं, पहचान करते हैं, इनके पास भी कोई आता है तो ये हम तक लेकर आते हैं, DLSS जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक लेकर आते हैं, उसे असिस्ट करते हैं कि उसे वो जो मुक्ति प्रमाण पत्र है वो मिल पाए, ताकि उसके साथ जो आगे की योजनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लाभ हैं, वो उसको मिल पाए, ताकि हम उसको, अगर किसी को उसी टाइम ज़रूरत है आर्थिक सहायता की, तो आर्थिक सहायता 30,000 रुपये तक की आर्थिक तत्काल एकदम अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी प्रावधान है, वो दिलवाया जाता है। उसके बाद जो पुनर्वास की कार्रवाई, जैसे पूरा का पूरा परिवार अगर हमें मिला है कहीं पर जो बंधुआ मजदूरी का शिकार है, तो उसको हम एक जो टेम्प्रेरी शेल्टर होम होता है उसमें लेके जाते हैं, उसको तब तक देते हैं जब तक कि उसको कोई रोज़गार नहीं दिला देते। और बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे, क्योंकि बच्चे इसमें काफ़ी आते हैं, तो बच्चों को स्कूल से जोड़ना बहुत आवश्यक है। जाहिर सी बात है वो स्कूल से नहीं जाते, तो ये भी इंश्योर किया जाता है जो बच्चे इस वजह से शिक्षा से वंचित रह गए उनको किसी तरीके से पेरेंट्स को कन्विंस करके उनको स्कूल से वापस जोड़ा जाए। मैम, इन बच्चों की उम्र क्या होती है? बहुत छोटे होते होंगे या फिर? इनकी कोई भी उम्र हो सकती है, वो जब परिवार के साथ हैं, जो भी उनको लगता है कि काम करने लायक है, काम में डाला जा सकता है और काम में लिया जा सकता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है। जबकि हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 24 है, अनुच्छेद 24, वो ये कहता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होगा। जब चाइल्ड लेबर से हम ये मतलब समझते हैं कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम में नहीं लिया जा सकता। पर हम देखेंगे चूड़ी के कारखाने हो गए या ये हो गए, ये सब बच्चों पे बहुत हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, इनके बच्चों की एजुकेशन पे फ़र्क पड़ता है इनसे। बिल्कुल। मैम, अगर बात करें, आपने रालसा का जिक्र किया, राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल अथॉरिटी है वो किस तरह से काम करती है? जी बिल्कुल, मतलब कोलैबोरेशन भी होता है रालसा और नालसा का इसमें? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, वहीं से गाइडलाइंस स्कीम्स जनरेट होती हैं जो प्रत्येक राज्य में और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भी आती हैं। हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, समय समय पर कैंपेन्स जारी की जाती हैं, स्कीम्स जारी की जाती हैं जिनको लागू करने का काम हमारा है। मैं आपको कुछ स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगी, जैसे कि नालसा की स्कीम है, ये मानव तस्करी
और जो वाणिज्यिक यौन शोषण जो होता है इसके जो विक्टिम्स होते हैं उसकी स्कीम है 2015 की। उसके बाद एक स्कीम है जिसमें लीगल सर्विसेज देते हैं हम, जो वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के उनको लीगल सर्विसेज देते हैं। दूसरा एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं 2015 की, उसके वो भी एक इससे रिलेटेड स्कीम है। एक है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, ये भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का। तो ये विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में भी हम बंधुआ मजदूर वाले विक्टिम्स को ले सकते हैं। इसके दौरान बंधुआ मजदूरी के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसको कोई शारीरिक हानि पहुंचती है तो उसको कॉम्पनसेट करने का प्रावधान भी है। मैम, जो पीड़ित हैं उन्हें रेस्क्यू करना, पहले उनकी पहचान करना और उन्हें वहाँ से छुड़ाना, तो सबसे ज़्यादा चुनौती आप लोगों के लिए कौन सी आती है, किस स्तर पर आती है? जैसे मान लीजिए बच्चे हैं उनमें ज़्यादा आती है, या जो महिलाएं हैं यौन शोषण में जो शामिल हैं जिनका शिकार हो रही हैं वो, या फिर बुज़ुर्ग, या फिर इस तरह से? इसमें जो सबसे ज़्यादा चुनौती होती है वो बच्चों के साथ होती है। बच्चों के साथ बच्चे क्योंकि डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, उन्हें ज़्यादा नहीं पता होता, तो वो ईज़िली बोल नहीं पाते। हमारे पास जो एक मुख्य चुनौती जो सभी के साथ आती है बच्चों के अलावा भी, इसमें कोई एविडेंस नहीं है। जो अनुबंध हुआ है वो ओरल हुआ है, मौखिक हुआ है उनके और जो ठेकेदार होते हैं उनके बीच में, तो उनको उसकी कोई एविडेंस नहीं आएगी। और इसमें सबसे जो मुख्य चीज़ एक और भी है, जैसे कि अगर कोई वयस्क है, उसका आइडेंटिटी कार्ड है तो उसको जब्त कर लिया जाता है, उसके पहचान पत्रों को, उसके डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लिया जाता है, अपने पास रख लिया जाता है ठेकेदार द्वारा, तो फिर वो उसके भय से भी नहीं छोड़ते। तो ये सारी चुनौतियां हैं जिनसे हमें डील करना पड़ता है। फिर उनको हम कोशिश करते हैं कि वो मिल जाएं, और अगर वो नहीं मिल पाते तो ऑब्वियसली जिला प्रशासन की मदद से हम लोग उनको वापस डॉक्यूमेंट्स दिलाने में, वापस डॉक्यूमेंट्स बनाने में हम लोग मदद करते हैं। मैम, एक तो आपने बताया कि जो ज़िला स्तर पर, तालुका स्तर पर भी छुड़ाया जाता है, पहचान की जाती है। अगर कोई इस समस्या का शिकार हो रहा है तो क्या वो खुद भी आकर बिल्कुल आ सकता है? बिल्कुल। ये मैम प्रक्रिया किस तरह से होती है? ये इस प्रक्रिया सिंपल है। तो हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर है 15100 15100, ठीक है। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 9928900900, ठीक है। इस पे आप 24/7 अवेलेबल है। और प्रत्येक, ये तो रालसा और नालसा की बात की, प्रत्येक जिले पर भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पे आप 24/7 कभी भी कॉल किए आपको इमीडिएट ज़रूर रेस्क्यू आएगा, ज़रूर आपके लिए एक हेल्प आएगी, विधिक सहायता आएगी। इसीलिए हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, वो काम करते हैं। पैनल लॉयर्स जो हैं वो इनको निःशुल्क विधिक सहायता के लिए दिए जाते हैं, और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं इसी के लिए, ताकि जागरूकता कार्यक्रम जो है वो बड़े स्तर पर भी होते हैं, मेगा अवेयरनेस कैंप के रूप में भी होते हैं, और मंथली विशेष, जैसे मजदूर दिवस आया मई में आया तो उस पर विशेष कैंपेन चलते हैं, विशेष दिन उस दिन कैंप लगाए जाते हैं, तो लोगों को जागरूक किया जाता है उनके अधिकारों के लिए, उनके खुद के भी, और आसपास अगर वो देखते हैं ऐसा होते हुए तो वो रिपोर्ट कर सकते। मैम, अगर राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है, मानव तस्करी और जो बंधुआ मजदूरी है? देखिए, यह समस्या यहाँ ज़्यादा है, मतलब बाकी प्रदेशों के मुकाबले इस तरह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये एक ऐसा है कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जहाँ पे साक्षरता कम है, वहाँ ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें कि जैसे ईंट भट्टे जहाँ जिस जगह पर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे आपको प्रवासी मजदूर ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ के आसपास के जो गांव वाले होंगे उनके लिए वो बहुत इजी एम्प्लॉयमेंट है, तो वो वहाँ आएंगे, और प्रवासी मजदूर भी वहाँ आएंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ ज़्यादा होगा। जी। मैम, हम देखते हैं कि जो पीड़ित हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, उन्हें वापस समाज में वही क्या कहेंगे, रिस्पेक्ट जो है वो दिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक तरह से अलग थलग कर दिया जाता है। तो इसमें किस तरह से मदद की जाती है उनकी वापस समाज से जोड़ने में? जैसा कि कहा कि सिर्फ आर्थिक सहायता ही कंप्लीट नहीं होती है, उसको वापस रीइंस्टेट करना सोसाइटी में और वो वापस ना जाए, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए भी हमारे पास मनोवैज्ञानिक की सुविधा उपलब्ध होती है,
हम उनको वो भी उपलब्ध कराते हैं, उनको हम रोज़गार से जोड़ देते हैं। देखिए उस सम्मान और अगर हम गरिमा की बात करें तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जब उसको किसी से मदद ना लेनी पड़े, उसको किसी से कुछ मांगना ना पड़े, तो उसका सम्मान और गरिमा हम बोल सकते हैं कि इंटैक्ट है। तो वो सबसे पहले शुरू होती है रोज़गार से। बच्चों की बात करें तो बच्चा अगर स्कूल में जा पा रहा है, समाज में रह पा रहा है, तो उसके लिए वो एक वापस समाज से जोड़ने वाली बात हो जाती है। तो इसी तरीके से हम लोग उनको वापस समाज में जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करते हैं। मैम जैसे जो महिलाएं हैं, खासकर मैं महिलाओं की बात करूंगी, तो महिलाओं के केस में किस तरह की चुनौतियां आती हैं? क्या उन्हें मेरा मानना है कि जो मानसिक जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इस तरह के कामों का शिकार हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य उस पर बहुत गहरा नकारात्मक असर पड़ता है। तो उसे किस तरह से छुड़ाने में बाकी आगे क्या स्थितियाँ आती हैं, क्या बनती हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, महिलाओं के साथ थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कभी कभार वो बच्चे की वजह से, कभी कभार पूरी फैमिली की वजह से, किसी डर की वजह से वो आगे नहीं आ पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं, हम कह सकते हैं बच्चों को लेकर। पर बिल्कुल वो जब वापस आते हैं, हम उनको रेस्क्यू करते हैं, पुनर्वास में डालते हैं, तो वो उतनी ही इच्छुक होती हैं कि वो भी काम करें, रोज़गार से जुड़ें, बच्चों को स्कूल भेजें। अगर हम उनसे बारे में बात की जाती है तो वो बिल्कुल इच्छुक होती हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल भेजा जाए वापस, और जोड़ा जाए उनसे, और रोज़गार में भी सम्मिलित करा जाता है। मैम ये तो बात हो गई जो पीड़ित हैं वो, लेकिन जो आम नागरिक है वो इसमें किस तरह से सहायता कर सकते हैं? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है, या जो पीड़ितों के लिए, उनके लिए भी एक बार आप हेल्पलाइन नंबर ज़रूर बता दीजिए। जी, हेल्पलाइन नंबर जो हमने बताया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का है 15100। 15100 जी। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का है 9928900900। तो ये 24/7 अवेलेबल होता है, आप कभी भी कॉल करें। देखिए हमारा जो वन ऑफ दी मुख्य निःशुल्क विधिक सहायता के साथ साथ जो हमारा वन ऑफ दी उद्देश्य है वो ये है कि हम समाज को जागरूक करें, समाज को हर गांव-गांव तक पहुंचकर जागरूक करें, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हम खुद की और दूसरों की मदद कर पाएंगे। जी। और जैसा कि आपने कहा कि इनविजिबल स्लेवरी है, तो ये हमें दिखती नहीं है, लेकिन क्या पता हमारे आसपास भी इस तरह की जो लोग हैं वो शिकार हो रहे हों इस चीज़ का। जी, तो मैम अब हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है, जो विषय है, ये बहुत ही बड़ा है और गंभीर है, तो इस पर बातचीत हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय से जुड़ा? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि एक जागरूक व्यक्ति, एक जागरूक समाज, एक सतर्क व्यक्ति ही समाज को और देश को आगे बढ़ा सकता है। अगर हम किसी शोषण को, किसी अपराध को अगर हम अनदेखा करते हैं, चुप रहते हैं, तो वो भी एक तरीके का अपराध है। बिल्कुल। तो चुप ना रहें, ये आपकी, हमारी, सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास अगर हमें अन्याय होता दिखाई देता है, या हमें लगता है कि किसी को विधिक सहायता की ज़रूरत है, या किसी अपराध का पीड़ित है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए जिला प्रशासन को। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है आपके पास, जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, गांव में भी तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण है। ना सिर्फ राजस्थान में, हर प्रदेश में, सभी प्रदेशों में ये विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित हैं, जिन पे आप संपर्क कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि जो मानव तस्करी और फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी जो है वो कानून का ही मामला नहीं है, बल्कि समाज की एक बड़ी समस्या भी है। मैं मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से हमें समझाया। मैम ने बताया कि जो इनविजिबल स्लेवरी है वो भी इसमें होती है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन क्या पता आपके आसपास भी कुछ लोग हो सकते हैं जो उसके शिकार होंगे। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या दिखती है तो चुप ना बैठें। मैम ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स बताए हैं, आप उस पर संपर्क करके उनकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। खुश रहिए, धन्यवाद।